इवनिंग भाई सभी को। बेटे लिबरलाइजेशन वाला जो टॉपिक है हमारा है ना, पॉइंट जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, इसके बारे में बात की थी हमने। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हम देख चुके थे और अब हम बात करने वाले हैं कि इसके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या रहे। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स से पहले अगर हम ये बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर मतलब किस किस तरह के, क्या इस सेक्टर में आ कौन रहा है, ठीक है, क्या रिफॉर्म्स रहे। तो जो कमर्शियल बैंक्स थे आपकी, जो आरबीआई था आपका, जो इन्वेस्टमेंट बैंक थी, जो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस थे, इन सभी में जो चेंजेस रहे, ठीक है, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट होता है। ठीक है, तो इनमें जो चेंजेस रहे आपके, वो फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, मतलब इनमें क्या क्या बदलाव आए, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहला अगर आप देखो रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो रोल है वो चेंज हुआ। ठीक है, क्या चेंज हुआ? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स was to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector। क्या लिखा हुआ है कि जो रोल था आरबीआई का वो चेंज हो गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, वो रिड्यूस कर दिया आरबीआई का रोल रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, मतलब पहले सिर्फ रेगुलेट करने का काम, अब फैसिलिटेटर का भी काम जो है आरबीआई का बढ़ा दिया गया। ये वाली बात इसके अंदर कही जा रही है। आगे फाइनेंशियल सेक्टर को अलाउ कर दिया किस चीज के लिए, कि वो डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर अलाउड टू टेक डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। ये वाली बात है, मतलब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बैंक हो, चाहे आप कमर्शियल बैंक हो, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। आपको किसी भी तरह का जो है कोई जरूरी नहीं है कि कंसल्ट करना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पहले था, ठीक है, 1990 तक पहले था, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स में ये बात बदल गई। ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है आपका, रोल जो था आरबीआई का वो चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब आरबीआई जो है बहुत सारी चीजों में, मतलब पहले आरबीआई का सिर्फ काम ये था कि हाँ सारी बैंक्स को जो है उसको देखने का काम था। ठीक है, सिर्फ रेगुलेट करना था। अब फैसिलिटेटर मतलब देखो, करेंसी प्रिंट करना इसकी जिम्मेदारी में आ रहा है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है कि सारी बैंक जो है इसको संभालनी है। कहीं पर भी मनी सप्लाई में चेंजेस अगर जो है, मनी सप्लाई के चेंजेस को देखते हुए काम करना आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, पूरी इकोनॉमी जो है उसको संभालने का एक बड़ा जिम्मेदारी वाला हिस्सा। ठीक है, ये आरबीआई का है। किसी भी बैंक को प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई उस चीज को संभालने का काम करेगा। ठीक है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है उसके पैसे का हिसाब किताब संभालना, लेना देना सब आरबीआई करेगा। मतलब आरबीआई का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, आरबीआई का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। मैंने आपको बताया होगा बैंकिंग वाला जो आपका चैप्टर था, जब हम बात कर रहे थे, इंडिया में पहले क्या होता था, दो तीन, पहले बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, उस टाइम हुआ करता था, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये दो तीन चार बैंक हुआ करती थी। इनको मिला के एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। ठीक है, इनको मिलाकर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक जो है वो सबसे पुराना बैंक आप कह सकते हो। ठीक है, वो काम करता था इंडिया में। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो इंपीरियल बैंक को हम पता क्या करना चाहते, इसको काम देना चाहते थे नोट इशू मतलब करने का कंट्री के अंदर। ठीक है, इसको हम सेंट्रल बैंक बनाना चाहते, पुरानी थी, हर तरह से काम आ रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये इतनी उस टाइम मतलब चीजें नहीं थी, इतनी व्यवस्थित नहीं थी। ठीक है, इतना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है संभालने का इनके हिस्से में नहीं था काम, तो इसको आगे चल के बदला गया, इसको रखा गया एसबीआई। ठीक है, इंपीरियल बैंक आगे चल के बनी एसबीआई, और आरबीआई 1935 के अंदर, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई जो है एक अलग से बैंक स्टेब्लिश हुई, सेंट्रल बैंक, और जिसको उस टाइम 1935 के टाइम रेगुलेटर का काम दिया गया। ठीक है, वो और भी जो छोटी मोटी और भी अलग अलग बैंक थी, ठीक है, उनको संभालने का ये सारा काम जो है आरबीआई का था उस टाइम। फिर 1991 में इसके बहुत सारे, मतलब समझ रहे हो, इसके काम में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए। तो वही वाली बात है, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया फाइनेंशियल सेक्टर का, इस पूरे बैंक को। ठीक है, ये वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, प्राइवेट बैंक्स को अलाउ नहीं था। ठीक है, प्राइवेट बैंक होती नहीं थी 1991 तक। ठीक है, इससे पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक थी। ठीक है, कुछ एग्रीकल्चरल बैंक थी। ठीक है, आपका ये एसबीआई था, तो ये पब्लिक बैंक थी सारी, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स नहीं थी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ किया गया 1991 में, लिबरलाइजेशन में उनको एस्टेब्लिश करने का जो है अलाउ कर दिया गया। तो अब क्या हुआ 1991 में, फिर आप देखो जब प्राइवेट बैंक्स को स्कोप मिला, तो प्राइवेट बैंक्स में जैसे आपको पता आज के टाइम में आईसीआईसीआई, ठीक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बहुत सारी प्राइवेट बैंक आज के टाइम में आपको पता है चल रही है। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मार्केट में कंपटीशन बढ़ा दिया। किस चीज का? ये क्या करने लगे, लोन देने लगे कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो इस और बेटर सर्विस पे काम करने लगे। तो इसका एक अलग फायदा जो है, इसका जो है एक अलग फायदा लोगों को मिलने लगा। ठीक है,
कि हर कोई जिसको जरूरत है पैसे की वो पैसा ले पा रहा है, ठीक है, ये अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बढ़ाए रखने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट बैंक ने बहुत काम किया, ठीक है। जिसके पास आज के टाइम में एसी नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेके आ जाता था और किस्तों में पैसा चुका रहा है वो, ठीक है, समझ रहे हो, ये सब चीजें करती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया लोगों का, इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से, बाहर की कंट्रीज को हमने अलाउ किया, भैया आओ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 50, किसी बुक में 50 लिखा है, किसी 51 लिखा है, तो वो सब है, ठीक है। 50-51% लगभग आप समझ के चलो, अराउंड लिखा है, ठीक है, लगभग। तो ये वाली बात है, क्या लिखा है कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के जो है, बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आ सकता है 50-51% के आसपास। देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII, ठीक है, आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। FII को अलाउ कर दिया कि आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक FDI भी होता है, ठीक है, FDI होता है और FII होता है। जब 10% तक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो FDI कहते हैं, जब 10% ज्यादा, ठीक है, बात बढ़ जाती है तो FII कहते हैं उसको, ठीक है। बस ये छोटी सी बात है, कुछ नहीं है उसके पास। तो क्या कह रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से कंपनियां जो है, बाहर के लोग जो हैं, वो अब इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई, 50-51% कर दी गई। और FII जो है, मतलब फॉरेन, आपको मैं बता दूं, फॉरेन मतलब बाहर की जो कंपनीज है, बाहर की जो गवर्नमेंट है, बाहर के जो लोग हैं, वो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाली बात जो है नई सामने आई, ठीक है। लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई, ठीक है। अब जैसे किस किस चीज में, सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो किस किस चीज में इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, आपके, है ना, मर्चेंट बैंकर्स, पेंशन फंड्स, इन सब चीजों में आपका जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको, मतलब आपको देखेगा कि यार बढ़ गई, ठीक है, चेंजेस हुए। नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ न्यू ब्रांचेस, नई ब्रांचेस आप जो है बना सकते हो, ठीक है। बैंक्स जो हैं उनको आजादी थी कि अब नई ब्रांच बना सकते हो, अब आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 1991 से पहले क्या था, आपको RBI के पास जाके अप्रूवल लेना होता था कि यार हमें, सुनो साहब, हमें नई ब्रांच खोलनी है बैंक की, तो आप परमिशन दो तभी खोल पाएंगे, वो परमिशन देता था। अब उस परमिशन की कोई जरूरत नहीं थी खास, ठीक है, अब उस परमिशन की कोई जरूरत नहीं थी। आप क्या करेंगे, बस सिंपल सी कहानी थी कि आपको अगर मन है, आपको लग रहा है एक्सपेंशन करना, कर लो। RBI का कोई इतना रोना गाना नहीं था उसमें, ठीक है, कोई रोल ज्यादा नहीं रखा गया, ठीक है। अब RBI जो है हर चीज के लिए रेगुलेट नहीं करेगा, ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो, नहीं। RBI करेगा कि जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो, जहां तुम्हें प्रॉब्लम हो तुम्हारे लिए हेल्प करेगा, ठीक है। वही वाली बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि रेगुलेटर फैसिलिटेटर वाली बात जो है मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अब हम जो है वो क्या देखने वाले हैं, इसके लिए टैक्स रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं। इसके लिए टैक्स रिफॉर्म्स की जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं टैक्स रिफॉर्म, टैक्स क्या है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले टैक्स बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको एक कंपलसरी पेमेंट देनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को एक कंपलसरी पेमेंट जो है वो देनी होती है, उसे ही टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए काम करती है, ठीक है, उसी पैसे को इस्तेमाल करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, सरकार जो उस पैसे का लोगों के हित में लगाती है, ठीक है, उसी से वो रोड बनवा रही है, उसी से वो स्कूल, ठीक है, अलग अलग तरह की फैसिलिटी जो लोगों को मिल रही है वो टैक्स के पैसे से मिल रही है। तो जिस देश में आप हो, उस देश के नागरिक होने की जिम्मेदारी है आपकी कि आपको एक कंपलसरी पेमेंट है जो टैक्स के नाम से होती है, जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है। अब उसके लिए कंडीशंस है कि किसको पे करना है, कितना पे करना है, नहीं करना, वो सारी बातें उसके लिए पूरा अलग से होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है कभी आगे तो आप देख लेना, ठीक है। जब भी आप कभी ग्रेजुएशन करोगे कॉमर्स में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। BCom करोगे, BBA करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और आप CA वगैरह करोगे तो आपको मतलब बहुत डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है, उतनी ही बात हम कर रहे हैं। अब इसके अलावा जैसे ये जो चेंजेस हैं, अब क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा टैक्स के बारे में भी थोड़ी सी और डिटेल में बात करूँ थोड़ा सा बस। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है, जो इनकम टैक्स होता है आज के टाइम में, ठीक है। पहले और भी तरह के कॉर्पोरेट टैक्स होता था, गिफ्ट टैक्स होता था, ठीक है। किसी भी राइटर में शायद गिफ्ट टैक्स का जिक्र नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले गिफ्ट टैक्स भी होता था, ठीक है। 3 तरह के डायरेक्ट टैक्स होते थे, कौन सा, इनकम टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट आपका वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट
इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और आपका गिफ्ट टैक्स, 3 तरह के टैक्स होते थे पहले डायरेक्ट के अंदर। अब सिर्फ इनकम टैक्स आता है, बाकी तो हट गए, ठीक है। और इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे आते थे, ठीक है। पहले कौन कौन से आते थे आपका? कस्टम, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आपका वैल्यू एडेड टैक्स आता था आपका, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स आता था आपका, ठीक है, ऑक्ट्रा आता था आपका, मतलब बहुत सारे बहुत सारे टैक्स आते थे, 10 12 15 13 के आसपास थे शायद, ठीक है, वो सब टैक्स आते थे। लेकिन अब वो हट गए। अब उन सबको हटा के डायरेक्ट टैक्स में क्या ले आए हैं? इन सब की जगह जीएसटी आ गया है। और यहाँ पर क्या है आपको पता है? सिर्फ इनकम टैक्स है। तो देखो, अब समझने वाली बात क्या है कि आप कहोगे टैक्स हर कोई पे करता है, जी हाँ, हर कोई पे करता है, ठीक है। लेकिन कैसे समझने वाली बात क्या है? देखो, डायरेक्ट टैक्स कौन देगा? जिसकी इनकम साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, वो डायरेक्ट टैक्स देता है। तो आप तो कह रहे हो सर सबकी थोड़ी 2.5 लाख से ज्यादा, लेकिन बच्चे एक बात बताओ ना, इनडायरेक्ट टैक्स में भी तो टैक्स है ना। आप एक पेन खरीद के लेकर आ रहे हो, ठीक है, एक पेन खरीद के ला रहे हो और 9 रुपए 90 पैसे का है और 0.10 रुपए, ये उसके अंदर टैक्स है। तो क्या आप टैक्स पे नहीं करते हो? बिल्कुल पे करते हो। आप बेशक साल में 1 लाख रुपए कमाते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप जो सामान खरीदते हो टैक्स तो उसमें देते हो ना। तो आप टैक्स तो आप, मतलब मैं ये समझता हूँ कि कोई कितना भी गरीब है, कोई कितना भी अमीर है, टैक्स तो हर कोई दे रहा है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स लिमिटेड लोग देते हैं, जिनकी इनकम उसके स्लॉट रहते हैं, ठीक है, उसके स्लैब्स रहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम है आपकी तो इतना देना है, 5 लाख से 10 लाख है इनकम तो इतना देना है, 10 लाख से 20 लाख है तो इतना देना है, 20 लाख है साल भर में तो इतना देना है। तो ऐसे स्लैब्स रहते हैं ये पूरे, इन पे अलग अलग तरह से फ्लैट रेट और अलग अलग तरह के रेट होते हैं, उससे टैक्स लगता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं वो, लेकिन आपको इतना नहीं जानना, ठीक है, बस एक आइडिया दे दिया आपको मैंने, है ना। और हाँ, 2.5 लाख से कम इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना है साल भर में। तो इस तरह से टैक्स तो हर कोई देता है कंट्री के अंदर, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है? रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया गया कि अभी डायरेक्ट टैक्स मान लो एग्जाम्पल 10% देना पड़ रहा था, ठीक है, अब वो कम करके 8% कर दिया गया, ठीक है। जिसकी इनकम 2.5 से, जैसे क्या है पूरा मैं मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं, एकदम प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूँ। 0 से 2.5 लाख रुपए साल में किसी की इनकम है तो उस पर मान लो पहले लगता था टैक्स 10%, ठीक है, एग्जाम्पल, हालांकि बहुत ज्यादा 5% से ज्यादा नहीं लगता, 5% मान लो, ठीक है। फिर 2.5 लाख से किसी की इनकम है 10 लाख रुपए तो टैक्स लगेगा 10%। तो किसी की 10 लाख एंड अबव इनकम है साल भर में तो उसको टैक्स लगेगा मान लो 15%। तो अब ये घटा दिया, ये 4 कर दिया, ये आपका 9 कर दिया और ये आपका 13 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। मतलब पहले आपकी इनकम जो थी उससे अब इनकम जो है सेम इनकम पे देखो टैक्स अब कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मतलब इस तरह से कर दिया कि टैक्सेस कम कर दिए, ठीक है। इस तरह से अलग अलग रेट्स होते हैं टैक्स के, ठीक है, तो वो उस हिसाब से लगता है, ठीक है। तो टैक्स रेट कम कर दिए डायरेक्ट टैक्स में। पहला, द रेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू सो दैट पीपल कैन सेव मोर इंस्टेड ऑफ पेइंग मोर टैक्स। मतलब लोग ज्यादा टैक्स देने की जगह पैसा ज्यादा बचा पाए, ये वाली बात यहाँ पर हो गई, ठीक है, ज्यादा पैसा बचा पाए, ठीक है, जो उनकी ही काम आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और वो अपनी मर्जी से फिर डिस्क्लोज भी करेंगे कि हाँ यार हम इतना कमा रहे हैं, ठीक है। कम टैक्स देना है तो मतलब फिर आराम से दे सकता है आदमी जितना भी ज्यादा कमा रहा है। अभी ज्यादा टैक्स लोगे ना आप तो इनकम छुपाएंगे लोग, लेकिन कम टैक्स लोगे तो आराम से बता देंगे, डिस्क्लोज कर सकते हैं यार इतना टैक्स हम भरते हैं क्योंकि हमारी इतनी इनकम है, कोई दिक्कत नहीं, कमी तो देना, ये वाली चीज होती है। नेक्स्ट, रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैंने अलग समझाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट अलग है, ठीक है, इसलिए आपको समझने में आसानी रहे। तो रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स क्या कह रहा है? टैक्सेस, ठीक है, यहाँ टर्म है जो टैक्स इम्पोज होना होता है उसको ये इस टर्म से जानते हैं, ठीक है, टैक्सेस लेवाइड ऑन कमोडिटीज, ठीक है, जो टैक्स इम्पोज हो रहे हैं कमोडिटीज पर वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं आपके, सिंपल, ठीक है। दिस वाज इनिशिएटेड टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कंट्री के अंदर जितनी चीजें हैं, जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको आप कंज्यूम कर रहे हो तो उन सभी चीजों पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, ये वाली बात होती है, ठीक है। हालांकि इंडायरेक्ट टैक्स में पहले ये होता था कि जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन पर टैक्स लगेगा, जब से जीएसटी आ गया तो अब हो गया कि जितने गुड्स कंज्यूम होंगे उन पे टैक्स लगेगा, ये वाली बात है क्या। तो ये मतलब इतनी सी बात समझाई जा रही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको उनमें चेंजेस किए गए अब, ठीक है। हालांकि पहले बहुत कम होते थे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाए गए, ठीक है। 1991 की बातें चल रही है, इसको ध्यान रखना है बार बार। चलिए आगे अब हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसीजर। पहले टैक्स पे करने का प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता होगा, ठीक है, तो उसको घटा दिया, छोटा कर दिया, बोले सिंपल तरीका कर दो, सीधे फॉर्म भरो आप, ठीक है, आपकी टोटल इनकम कितनी है वो रखो, उस पर कितना परसेंट टैक्स है वो रखो और पे कर दो, खत्म,
ठीक है, ये वाला सिस्टम है। आज के टाइम में तो सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सिस्टम है टैक्स पे करने का आज के टाइम में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसीजर, नाउ इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर compliance on the part of taxpayers many procedure have been simplified, मतलब जो प्रोसीजर था टैक्स पे करने का, ठीक है, वो आसान कर दिया, कहने का मतलब इतना है बस, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर था, क्या हो गया, बहुत ज्यादा जानने की हमें शायद जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चीज उतना काम नहीं आएगी हमारे, ठीक है, वो चीज उतना काम नहीं आएगी हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो हम फालतू में ज्यादा बोझ लेकर क्यों चलें, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो नया जीएसटी आ गया, हालांकि इसके बारे में आप चाहो तो हम अलग से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मतलब ये कब आया, 1 जुलाई 2017 को आया, ठीक है, नया जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसमें क्या एडिशनल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट कर पा रही है, ठीक है, इस टैक्स का जो है क्या होगा कि वन नेशन, मतलब एक देश में, ये पूरे एक देश में एक ही टैक्स चले इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो इसके लिए लगाया गया। लेकिन हालांकि देखो अभी मैं अगर बात करूं 2017 से लेकर 2021, ठीक है, इस दौरान, अब इसके बाद आ जाए तो पता नहीं किसके बाद, लेकिन अभी दो इस टाइम के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स पेट्रोल पे अभी तक यही लग रहा है, ठीक है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीजें, मतलब कुछ टैक्सेस जो है अभी भी वो लग रहे हैं जीएसटी के अलावा, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो अब जैसे कहा गया था कि पेट्रोल में चेंजेस, जो पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोल डीजल, इन सब में आपका वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, ये हटेगा, इसमें जीएसटी आएगा, ठीक है। तो काफी सारी चीजों में चेंजेस होने हैं अभी, है ना, बहुत टाइम से होने हैं, लेकिन अभी तक हुए नहीं है, चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो जीएसटी में अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, बहुत टेक्निकल चीज है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हटाया गया, प्रॉब्लम क्या थी, क्यों था, एक टर्म है प्रॉपर, एक पूरी बात होती है कि एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, डबल टैक्सेशन होता है, ठीक है, सिंपल अगर मैं कहूँ डबल टैक्सेशन, एक प्रॉब्लम होती थी डबल टैक्सेशन की, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते थे, कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो हटाने के लिए हमने सारे टैक्सेस को हटा के, ठीक है, और जीएसटी लेकर आए हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम ये थी कि पहले जितने गुड्स प्रोड्यूस होते थे उन पर टैक्स लगता था, अब टैक्स किस पर लगता है, जितने गुड्स कंज्यूम होते हैं। तो ये सब बातें, हालांकि मतलब आगे फ्यूचर में आपको, आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करोगे तब आपको और डिटेल में बहुत जीएसटी वगैरह चाहिए तो पढ़ने मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस एक मैंने जनरल आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। ये सब चीजें, डबल टैक्सेशन मतलब एक चीज पे 2-2, 3-3 बार टैक्स लग जाता था, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए किया गया। अब कैसे लगता था वो फिर कभी, मतलब आपके सिलेबस के बाहर की बात है, तो आपको चाहिए तो कब फिर कभी करेंगे हम, ठीक है। तो ये मतलब इतनी कहानी आपकी जो है यहाँ तक होगी। अब नेक्स्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या रिफॉर्म्स आए सर, तो इनके बारे में बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से पहले आपको क्या समझना है कि आपकी कंट्री जो है, ठीक है, वो बाहर के देशों के साथ जो व्यापार कर रही थी उसमें क्या किस किस तरह के जो है चेंजेस किए गए, ठीक है, इनको हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। पहला देखो, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, डीवैल्यूएशन, और इसमें मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे समझना जरूरी है, ठीक है, डीवैल्यूएशन का मतलब, ठीक है, क्योंकि एक और चीज होती है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज के बीच में फर्क बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी होता है ना। और ये ज्यादा समझने की जरूरत हमें पड़ेगी कब, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। हालांकि यहाँ डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझा रहा हूँ मैं आपको। कोई भी कंट्री, ठीक है, फिर से सुनेंगे, कोई भी कंट्री जो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खुद उस कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के रुपया की वैल्यू, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम कर देना, ठीक है, जो भी कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, और इंपोर्ट घटाने के लिए खुद अपने रुपए की, अपनी करेंसी की वैल्यू घटा दे, तो इसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। अब डिवैल्यूएशन होता है इस कॉन्सेप्ट का मतलब, ठीक है। चाइना यही करता है, ठीक है, चाइना जो है यही करता है। चाइना क्या करता है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए, ठीक है, और इसके लिए क्या करता है, वो अपने वैल्यू को गिराता रहता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक अलग चीज होती है, वो अपने आप डिमांड और सप्लाई की वजह से गिरता है, ठीक है। हालांकि ये बातें बहुत एकदम हवा में जा रही होंगी अभी आपके, लेकिन एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पर, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पूरा चैप्टर पढ़ोगे मैक्रो में लास्ट में, ठीक है, बीओपी से जस्ट पहले, तो वहां पर आपको लगेगा कि हाँ कुछ कुछ बातें मतलब आपको ये सब काम आएंगी वहां पर। डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, करेंसी के बारे में बहुत सारी बातें वहां पर दी हैं जो आपके काम आएंगी, ठीक है। वहां बहुत डिटेल में कवर करते हैं हम ये सब चीजें, है ना।
यहाँ, लेकिन फिर भी डिवैल्यूएशन का मतलब समझना है सिर्फ आपको, ठीक है। अभी होता क्यों है, कैसे होता है, वो सब चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, द रिफॉर्म्स इन द रिगार्ड्स, ठीक है, वाज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। ये जो रिफॉर्म है, ठीक है, इसमें डिवैल्यूएट कर दिया हमने अपने कंट्री में रुपए की वैल्यू, हमने यानी गवर्नमेंट ने कर दिया। क्यों? दिस एनकरेजेस एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट कैसे एनकरेज होगा इससे, और इंपोर्ट कैसे घटेगा? क्वेश्चन ये है, आपने कह दिया ये होगा, मान लिया हमने, लेकिन हम कैसे मान लेंगे ये होगा, और क्यों होगा, किस तरह से, मतलब होगा कैसे, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा बताओ तो हमें मजा आएगा, बताते हैं अभी। देखो, और इससे क्या होगा कि जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ेगा हमारा। अब इसके लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज का होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो हम 2-4 मिनट लगा के पूरी बात समझते हैं, तब मजा आएगा फिर, ठीक है। जैसे आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया की करेंसी है ना, एकदम डिटेल में लेके जा रहा हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। इंडिया की करेंसी है आपकी रुपया, ठीक है। अब मान लीजिए अमेरिका की करेंसी है आपकी डॉलर, ठीक है। तो आपकी कंट्री की जो करेंसी उसे आप कहेंगे डोमेस्टिक करेंसी, और बाहर की किसी दूसरे देश की करेंसी उसे कहेंगे आप फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी कह लो या फॉरेन एक्सचेंज कह लो, एक ही बात होती है। तो पहला तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कि बाहर के देश की करेंसी जो है उसे अपन फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे, ठीक है। फिर बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब जैसे $1 बराबर 70 रुपए है, ठीक है, $1 बराबर 70 रुपए है, ठीक है। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि एक से दूसरी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं करेंसी की, तो किसके बदले दूसरी कितनी है, ठीक है, ये रुपए में है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट को जब अपन घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है, इसके घटने बढ़ने से डिवैल्यूएशन होता है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता है। समझो कैसे, $1 बराबर 70 रुपए है, ठीक है, $1 बराबर 70 से आपका घट के ये 65 रुपए हो जाए, ठीक है, $1 से घटकर या बढ़कर ये 1 से 75 रुपए हो जाए। तो ये इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं समय समय पर, बिल्कुल होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। जैसे आप देखो, $1 बराबर 70 की जगह मैं कह रहा हूँ $1 बराबर 75 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डिवैल्यूएशन। आप कहोगे सर कैसे फालतू बातें कर रहे हो आप, सर उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो हमें, $1 मतलब 70 की जगह 75 हो गया, तो सर ये डिवैल्यूएशन कैसे हो गया। और डेप्रिसिएशन भी इसी कॉन्सेप्ट में है। कैसे? जब देखो, पहले तो आप कहोगे सर ये बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तो मैं आपको पहले बता दूंगा घट रहा है, ठीक है। कैसे घट रहा है वो मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहले ये मैं कह रहा हूँ उतना मानो कि ये 70 से 75 हो गया, मतलब घट रहा है। घट रहा है, इसी में डिवैल्यूएशन होता है, इसी में डेप्रिसिएशन होता है। डिवैल्यूएशन कब होता है कि जब गवर्नमेंट पैसे की वैल्यू गिरा दे, तब डिवैल्यूएशन होता है। और डेप्रिसिएशन मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज और आपकी करेंसी की जब कम हो जाए अपने आप, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन को ज्यादा डिस्कस करेंगे अपन मैक्रो में, अभी सिर्फ डिवैल्यूएशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप पहले सर ये बताओ ये घटा कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आया, एकदम दिमाग बहुत चक्का हो गया हमारा। तो देखो, $1 बराबर 70, पहले 70 था ना, ठीक है, अब 75 हो गया, 75 हो गया, ठीक है, एक 75 हो गया, ठीक है सर, इसको 75 लिख दो सर, लिख दिया सर। लो, तो सर आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ आ गया तो मतलब घट गया, ऐसी बातें कर रहे हो सर, कैसे घटा हमें समझा दो। देखो बेटा, पहले आप $1 की शर्ट मार्केट आप अमेरिका से ले रहे तो 70 रुपए आपको पे करने थे, ठीक है। अब वही शर्ट खरीदोगे तो 75 पे करने हैं, तो 5 रुपए का नुकसान है, आपका फायदा है। सिंपल सी बात है, नुकसान हो गया, ठीक है, 5 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नुकसान है आपका, ठीक है, इसलिए वैल्यू घट रही है आपकी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मतलब नंबर न्यूमेरिक टर्म्स जो लिखेंगे उस पर मत जाओ, 70 से 75 बड़ा होता है, नहीं। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, $1 जो है उसके $1 जो उसके बदले पहले 70 रुपए देने थे $1 की अगर कोई शर्ट खरीदनी है, तो अब $75 रुपए देने पड़ेंगे $1 की शर्ट के लिए, तो 5 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, इसलिए नुकसान है आपका, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ही अपनी कंट्री की वैल्यू गिराती है। इसमें क्या है कि आप खरीदना है, मतलब आप खरीदोगे, इंपोर्ट करोगे तो नुकसान है, इंपोर्ट करोगे तो नुकसान है ना, 5 रुपए ज्यादा देने हैं, तो क्या करेंगे लोग, इंपोर्ट कम करेंगे सिचुएशन में। लेकिन अगर आप बेचोगे तो फायदा है। पहले $1 की शर्ट बेच रहे थे आप, ठीक है, 70 की बेच रहे हैं, आप 75 की बिकेगी तो 5 ज्यादा मिलेगा, तो फायदा ज्यादा है 5 का। तो इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, लोग कंट्री में ज्यादा क्या करेंगे, केयर नहीं, अपनी कंट्री ज्यादा माल बना के बेचेंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लोग इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ता है और इस बात को आप ध्यान रखें, इस तरह से ये काम होता है। हालांकि काफी डीप में मैंने सारी चीजें बता दी आपको, है ना।
और देखो सिंपल, अगर आपको लगता है उतना आपको याद नहीं रह रहा, नहीं करना आपको, तो सिंपल समझो डिवैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट जब खुद कंट्री में रुपए की वैल्यू या करेंसी की वैल्यू गिरा दे तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। और इसका फर्क पड़ता है, इंपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बस इतना फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में विदेशी मुद्रा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, इतना सा याद रख लो, इतना ही बहुत है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, क्वेश्चन बस अब डेप्थ में चीज समझ रहे हो तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे आप, कहानी बस उतनी है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब $1 बराबर 70 रुपए रहेगा, 75 रहेगा। पहले ये गवर्नमेंट तय करती थी, लेकिन अब ये तय कौन करेगा? डिमांड और सप्लाई। किसी रुपया की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में किसी करेंसी की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई, उसके हिसाब से ही फिक्स होता है, ठीक है। घटता बढ़ता रहता है रोजाना, आपको पता है। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके वो क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। अगले क्या है आपके? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो आपको 1991 से पहले याद है कि बहुत सारे टैरिफ, कोटा, मतलब समझ रहे हो, टैरिफ होता था, टैक्सेस जो है आप बहुत ज्यादा लगाते थे, कोटा मतलब क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है पहले हुआ करती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो अब इन सब चीजों में बदलाव हुआ, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे? अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए धीरे धीरे, ठीक है, इफिशियंसी अच्छी हो, ठीक है, हम स्लो ग्रोथ कर रहे थे तो हम थोड़ा तेजी लाए उस ग्रोथ में, ठीक है। कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा बढ़े बाकी कंट्रीज और बाकी कंपनीज के साथ, ठीक है। तो इन सब चीजों में हम देखने लगे चीजें, और चीजें बनती गई, कहानी चलती गई। तो हमने कुछ रिफॉर्म्स किए इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में। क्या क्या था देखो, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब वही लिमिट जो लगा रखी थी अपन ने कि इतने से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, जो आपने कोटा वाली बात पढ़ी थी, ठीक है, पढ़ा था ना कि इतने से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। लिबरलाइजेशन एम एट रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो हटा दिया हमने। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, ठीक है, मतलब जो टैक्स रेट थे वो चेंजेस कर दिए, उसमें हमने ये भी पढ़ा था। तो सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था कि ये सब लगाया गया, ठीक है। 1950 से 1990 सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे इस इन 40 सालों को, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि कोटा और टैरिफ लगाए गए थे। फिर मैंने बताया था कि थर्ड चैप्टर में हम ये हटाएंगे सब, तो यहाँ देखो ये हटे हैं सब, ठीक है, लिबरलाइजेशन में। टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स एंड वाज टैरिफ एंड on imports were reduction to enhance the domestic trade and achieve economic growth, ठीक है। तो क्या होता है कि दिमाग के अंदर सेंटेंस कुछ और फिट होता है, ठीक है, कहना कुछ और है, अब यहाँ कुछ और लिखा तो उसको पढ़ो तो दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना है कि जो टैक्स रेट थे, ठीक है, वो कम कर दिए, ठीक है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और बाकी कंट्रीज जो है, कंपनीज जो, उनके साथ कंपटीशन हम कर सके, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट कर सके बाकी सबके साथ, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर। इंपोर्ट करने पे लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो है उसको हटा दिया। आप बिजनेस करना है, ठीक है, किसी तरह के प्रोडक्ट पे, तो पहले हर तरह के डाइवर्सिफिकेशन करना है आपको, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है मतलब बिजनेस में, तो लाइसेंस चाहिए, सब चीजें हुआ करती थी, सब हटा दिया। सिर्फ लाइसेंस किस पे रखा? 2-4 चीजों पे, जैसे आपको बताइए कि आप जैसे कुछ ऐसी चीजें जो हजार्डियस है, ठीक है, ऐसी चीजें केमिकल वगैरह, अगर आप इन तरह के प्रोडक्ट में काम करते हो आप, ठीक है, तो आपको लाइसेंस लेना है, वरना कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। कोई भी आप अगर काम कर रहे हो तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है लाइसेंस लेना, ये वाली बात। तो सब चीजों से लगभग लाइसेंस हट गया, कुछ जरूरी चीजों पे रह गया बस, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट करने पे जो टैक्स लगते थे, जो ड्यूटीज मतलब टैक्सेस हैं, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी ये सब होते हैं, ठीक है, तो टैक्सेस है एक तरह से वो, ठीक है, तो वो सब हट गया, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। हमारे गुड्स जो है पूरी दुनिया में बिके, है ना, हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें, तो इसलिए ये सब हट गया, ठीक है। रिमूव कर दिए गए जो एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगते थे वो। तो ये सब दिख रहा हो कितने सारे लिबरलाइजेशन के अंदर कितनी सारी बातें हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई चेंजेस हुए तो लिबरलाइजेशन में हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आपके लिबरलाइजेशन की लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं कहाँ? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। प्राइवेटाइजेशन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से सुनो आप, ठीक है, पूरा लिबरलाइजेशन से अब हटना है और सब चीजें यहाँ पर अलग हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का पूरा कंट्रोल उठाकर आपको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना, ठीक है।
मतलब जैसे एग्जांपल सुनो, BSNL जो है आज के टाइम में, अब वो गवर्नमेंट क्या करे, उसको बेच दे आगे चल के, ठीक है, अभी पब्लिक है, अब गवर्नमेंट मान लो उसको आगे चल के प्राइवेट कंपनी को किसी को दे दे, ठीक है, मान लो BSNL बेच दिया इन लोगों ने जियो को, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है ना जियो, तो इसको बेच दिया, तो अब क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का पूरा जो ठीक है, पब्लिक सेक्टर का जो है पूरा, BSNL वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर BSNL को पूरा प्राइवेट वालों को दे दिया, तो अब देखो उसकी ओनरशिप किसकी हो गई, प्राइवेट वालों की हो गई, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। मैनेजमेंट संभालेगा कौन, अब उसको काम कौन चलाएगा, उसमें कैसे करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा। कंट्रोल जो है पूरा गवर्नमेंट से हटके किसके आ गया, प्राइवेट पे। तो देखो तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी, ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल। ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल पब्लिक से हटकर अब वो किस पे चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर पे। मतलब BSNL का जो पूरा गवर्नमेंट संभाल रही थी, अब वो कौन संभालेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो, कुछ भी करो, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या, उसका ओनरशिप, मालिकाना हक अभी सरकार के आगे चल के किसका हो जाएगा, अगर बेच दिया तो, इनको बेच दिया मान लो तो, ठीक है, तो इनका हो गया। मैनेजमेंट, अब अभी पूरा जो पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं, सब मैनेज करते हैं, पूरा वो चलाते हैं, अब वो रिलायंस वाले अपने लोग रखेंगे, खुद चलाएंगे। कंट्रोल करना, ठीक है, कहाँ क्या कैसे करना है, डिसीजन लेना, वो सब चीजें कौन करेगा आगे चल के, फिर रिलायंस करेगा, और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। तो प्राइवेट करने की बात, मतलब प्राइवेटाइजेशन में क्या है, इसका मतलब है पूरा ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर से उठाकर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए किसी चीज का, ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन होता है आपका, ठीक है। आगे देखो इससे क्या होता है, पहले आप देखो BSNL देख लो, कई सारे एग्जांपल है, ठीक है, एयरटेल आज के टाइम में आ गया, फिर आपके आज के टाइम में वोडाफोन, जियो, आइडिया, तमाम है। तो देखो BSNL आज भी उतना ही, मतलब समझ रहे हो, उसी हिसाब से चल रहा है, लेकिन बाकी सब देखो कितना ज्यादा कंपटीशन में है, ठीक है, बाकी सब जो है वो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हो आप, ठीक है। और इसके अलावा देखो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है। सरकारी बैंक में जाओगे तुम, वहां देखो, सरकारी अस्पताल में जाओगे, वहां देखो तुम, व्यवस्थाएं अलग है, प्राइवेट में जाके देखो चीजें अलग है, महंगी है वो अलग मुद्दा है, लेकिन वहाँ फैसिलिटी है, वहाँ सर्विस है, सब चीजें। गवर्नमेंट में उतनी चीजें नहीं है, ठीक है, ये वाली बात है। तो इसको समझना है आपको, ठीक है, कि आप बैंक में जा रहे हो, आप कई टाइम इंतजार करोगे, ठीक है, आप जाके देखो SBI जाओ, आप इंतजार ही करते रहो, लाइन में लगे रहो, बोले भैया कितनी टाइम, बोले लंच टाइम है अभी, उनका लंच टाइम ही नहीं खत्म होगा, ठीक है। लेकिन आप प्राइवेट बैंक में जाओ, HDFC में जाओ, वो आप तो कह दो वो घर आके अकाउंट खोल देंगे आपका, बोलो, ठीक है, तो इतनी सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर काफी मतलब समझ रहे हो, इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है उनकी, ठीक है, कंपटीशन बहुत अच्छा, मतलब एकदम सब बहुत अच्छी टक्कर देते हैं मार्केट में। तो वही है, इट इज डन टू इम्प्रूव इफिशियंसी, क्यों किया गया, जिससे गवर्नमेंट तो संभाल नहीं पा रही थी चीजें, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है, इससे इंक्रीज हो कंपटीशन, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर मार्केट के अंदर समझ रहे पकड़ बना, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करे, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो की गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन जब हुआ, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, जो छोटे छोटे, ठीक है, या जो पुराने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, ठीक है, अंडरटेकिंग्स थे, उन पे क्या विचार किया गया कि देखो, या तो जो चलने लायक है तो उनको सुधार करो, ठीक है, जिनमें हिम्मत है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिन्हें चलाया जा सकता है ना, ऐसी अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट की जिन्हें चलाया जा सकता है, इनको सुधार किया जा सकता है, ठीक है, जिनको जिंदा किया जा सकता है उनको जिंदा करो, लेकिन जो बेकार हो गई, जो नहीं चल सकती है अब, उन्हें बंद कर दो। जैसे पहले के टाइम में कांच मिल हुआ करती थी, ठीक है, बहुत सारी कॉटन की मिल होती थी और बहुत सब चीजें थी, तो ये सब बंद करनी पड़ी, सब बंद करनी पड़ी है, ठीक है, तो एक लाइन से बंद करनी पड़ी। अब सरकार इनको बेच रही है, ठीक है, जितनी गवर्नमेंट चीजें सरकार उन्हें बेच रही है या बंद कर रही है, तो उसको बेचने बंद करने से जो पैसा आएगा उसे डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, उसे डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को जो बेच रही है ना, कोई सरकारी संपत्ति को प्राइवेट के हवाले कर दिया उसने, तो उससे जो पैसा आ रहा है सरकार के लिए डिस इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइवेटाइजेशन जो है, देखो क्या लिखा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस, PSU जो है ना, उसका पूरा फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया वो, और जो सेल कर रहे हैं उनको, वो जो मतलब बेच रहे हैं ना जितना, ठीक है, जितना बेचा जा रहा है, कौन सा, पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर को जो हिस्सा बेच रहा है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे आप और हम, मतलब इंडिविजुअल जब कुछ चीज बेचते हैं तो हमें फायदा कितना, जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे हम सेल कर रहे हैं, तो उससे फायदा नुकसान कितना हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, 10 लाख की खरीदी थी, 12 लाख में बेच दी, तो 2 लाख का फायदा हो गया, ठीक है। सरकार के लिए वो 12 लाख रुपए, सरकार की कोई संपत्ति है, सरकार ने 10 लाख में खरीदी थी, तो वो इन्वेस्टमेंट था सरकार का,
ठीक है, लेकिन सरकार 12 लाख में बेच रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट है सरकार के लिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो ये वाली चीज है। अब वो 8 लाख में ही बेच सकती है तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट की कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो ये सब बातें हैं प्राइवेटाइजेशन में। इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो क्या कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया आपने, ठीक है, तो इसका मतलब फिर हुआ क्या, इससे फायदे क्या है, यही सब चीजें कि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इससे कंपटीशन बढ़ेगा इससे, ठीक है, जो अब इसमें इसका खुद का मीनिंग क्या है, ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब बातें जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीजें मतलब प्राइवेट कर दी गवर्नमेंट ने, आगे आने वाले टाइम में क्या करेगी, अब उन चीजों के साथ सोचो तो गवर्नमेंट रेलवे कर सकती है, एयर इंडिया कर सकती है, ये सब चीजों पे बात चल रही है और हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स की अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन के, तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या रहे, देखिए सबसे पहले इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैं भी इस बारे में बात कर भी रहा था कि जो एफिशिएंसी है ना गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर में, वो बहुत जो है इंक्रीज हो, ठीक है। देखो प्राइवेटाइजेशन विल मेक द एंटरप्राइज फ्री टू मेक क्विक डिसीजंस, ठीक है, विदाउट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। पहले क्या होता है, देखो अभी भी आज के टाइम में जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वहां पर डिसीजन लेना है आपको, तो फिर आपको आपकी जो हायर अथॉरिटीज है, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि उनको आपको बार बार पूछना पड़ेगा इफ दे विल अलाउ, लाइक अगर तो वो अलाउ करते हैं तो ही फिर आप क्या कर पाओगे कि हाँ आप डिसीजन ले सकते हो, आप वो काम कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर आपके हिसाब से है, ठीक है, वहां पर आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी कंपनी, आपको जैसा करना है काम करो, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई डिसीजन मेकिंग में आपको रोकना नहीं आएगा, आपको जो डिसीजन लेना लो, जितना इन्वेस्टमेंट करना करो, जितना पैसा लगाना लगाओ, जितना काम करना करो, ठीक है, दिन में 24 घंटे काम करो, कोई रोकने नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली बात। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, नया स्टाफ रखो, ठीक है, इफेक्ट अब देखो, ठीक है, नया स्टाफ रखो, है ना, और जो आज के टाइम में एक्टिव, ठीक है, एम्प्लॉइज है, आप उनको हायर करो, ठीक है, जो जो नई टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो इम्प्रूव करके देंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जो अभी जैसे लॉकडाउन है एग्जांपल, ठीक है, तो जो फैकल्टीज ऐसे हैं, जो टीचर्स ऐसे होंगे, है ना, कॉलेज स्कूल्स के, जो अभी मतलब रिटायरमेंट का टाइम जिनका होने को, तो उनको अब पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, समझ रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन पूरा सब चीजें चेंज हो रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज है कि उनको जॉब में कंटिन्यू करना है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या किया होगा, प्राइवेट सेक्टर क्या कर देगी, नए 4 लोग और हायर कर लेगी वो, ठीक है, नए और 4 लोग हायर कर देगी, जो नए बंदे होंगे, ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको काम दे देगी, समझ रहे हो। तो इस तरह से वो एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं किसको नौकरी है किसको नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को ये चीज है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात अगर हम करें, तो प्राइवेटाइजेशन मेंटेन्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स, मतलब इनके पास जो पैसा है ये उसी को सर्कुलेट करते रहेंगे, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से काम करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है सर्विस मोटिव से, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट मोटिव से, तो वो पैसे से पैसा बनाने के लिए ही लगा रहेगा, दिन रात पैसा कमाने के लिए सोचेगा वो बस। कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, दिस वुड फर्दर एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। देखो मोटर व्हीकल्स की बात कर लो आप, ठीक है, चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन सिम कार्ड जो है आपके, ठीक है, मोबाइल फोन जो है, किसी की बात कर लो, तो जितने भी ब्रांड है, जितनी भी कंपनीज है, है ना, वो इंडिया मतलब अपनी कंट्री में, ठीक है, इंडिया या जिस भी कंट्री में वो है, वो उस कंट्री में भी चल रही होंगे, बाकी कंट्रीज में। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ कोई कंपनी है, या छोड़ो कुछ और लेते हैं, ठीक है, टाटा मोटर्स है ना अपने पास, क्या टेंशन है, टाटा मोटर्स है अपने पास, तो देखो वो इंडिया में भी एकदम समझ रहे हो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी कितनी बड़ी पकड़ है, ठीक है, टाटा मोटर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कंट्री, ठीक है, और उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन है और अच्छी कंपनीज अगर है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों ही जगह एकदम समझ रहे हो अपना कंपटीशन बहुत हाई रखेंगे। अब उसको देखिए, फोर्ड देख लो, अब जितनी भी बाकी कंपनीज हैं, वो लगातार, है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने में काम करती रहती है, ठीक है, ये वाली बात है। टेस्ला की अगर हम बात करें तो वो यूएस में बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, और बाकी इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसके, तो पकड़ बना रही है धीरे धीरे करके अपनी। तो कंपटीशन समझ लो, बाकी कंपनीज क्या करेंगी अब, और वो भी सब जो है रिसर्च कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ काम कर रही है, तो धीरे धीरे करके वो भी आगे बढ़ेंगी, ये सब बात। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या कह रहा है, इट विल रिजल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो आप बना सकते हो। मतलब आप पहले सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो
पार्ले का जैसे मैंने कभी पहले एग्जांपल दिया आपको, वो सिर्फ आपको पहले बिस्किट बनाते थे, आज के टाइम में देखो पार्ले जो है वो चॉकलेट बनाता है, छोटी वाली टॉफी जो आती है वो, ठीक है ना, तो उसमें बीच में उसके जो रस करके जो आते थे उसके वो आते थे, ठीक है। आगे कभी मान लो एग्जाम्पल के लिए नमकीन और सब चीजें बनाने लग गया, ठीक है, पार्ले, मुझे नहीं पता आता है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है, आगे हो सकता है अभी नहीं आता हो तो, ठीक है। तो भैया डाइवर्सिफिकेशन है, नए प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस में ऐड करना, एक्सपेंशन करना, ठीक है, प्रोडक्शन का, ठीक है। हेल्प टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स, ठीक है, नीड, कंज्यूमर की जो नीड है, अनलिमिटेड वांट है कंज्यूमर की, है ना, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए काम किया जा रहा है, ये वाली बात है, समझ लो। तो लगातार यहाँ पर इस तरह से कहानी चलती है, ठीक है। आपको बताइए कंज्यूमर एक जैसे चीज पूरी होती है, ठीक है, एक जरूरत पूरी होती है, फिर हमें दूसरी चीज, जैसे आपको वीडियो गेम चाहिए, पहले वो मिल गया तो फिर आपको मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन मिल गया तो फिर लैपटॉप चाहिए, तो एक तरह की मतलब समझ रहे हो वो वाली चीज, और कुछ नहीं, है ना, तो कंटिन्यूअस नेचर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंक्रीज किया एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एफआईआई के मतलब मैंने एक बेसिक से आपको आपकी पहले बताया था अभी कि 10% और 10% ज्यादा, 10% था क्या तो एफडीआई, 10% ज्यादा तो एफआईआई, बस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉरेन का, ये इंडिया है, ठीक है, और ये यूएस है, यूएस 10% तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अपन एफडीआई कह लो उसको, 10% ज्यादा कर रहा है इंडिया में, इंडिया के मार्केट का, ठीक है, तो एफआईआई कह लो, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो इट रिजल्ट इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ एफडीआई इन द कंट्री, बाहर के देशों से पैसा जो है इंडिया में आ रहा था, ठीक है, बाहर के देशों से पैसा जो है वो इंडिया में आ रहा था, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर बताई गई, क्योंकि बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही है, ये सब चीजें हो रही है। अदर कंट्रीज वुड लाइक टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंडेड डोमेस्टिक मार्केट, मतलब इंडिया का मार्केट जो बढ़ रहा था, ठीक है, इंडिया में ब्रांड्स जो बढ़ रहे थे, प्राइवेट कंपनीज जो है नहीं बढ़ रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था, और प्लस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि समझ लो इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का कि कोई भी कंपनी आकर अगर अच्छे से काम करे ना तो बहुत आराम से, समझ लो, मतलब इंडिया और चाइना को देखा जाए तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा इन दोनों देश में है, समझ लो कितना बड़ा मार्केट है दुनिया का, मतलब 7-8 बिलियन की जो पूरी जनसंख्या है दुनिया में, उसमें से लगभग मोटा मोटा हिस्सा इसका 1/3 कर लो तो इतना, आप समझ रहे हो, इंडिया और चाइना का मिलाकर है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, लगभग 135-140 करोड़ जोड़ लो कितना हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है सर ये, ठीक है, 275 करोड़ के आसपास दोनों देशों की जनसंख्या, 275 करोड़, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 2-3 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी कहानी ढंग से, मतलब 2.25 के आसपास, ठीक है, ये सारी बातें खैर। तो मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आने लगे, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने लगी, तो फायदा इससे ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन करने का उद्देश्य था वो सफल होते दिख रहा था, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है अभी, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहे प्राइवेटाइजेशन के, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और एफडीआई एफआईआई के बारे में अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं।